आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ गोदान उपन्यास का भाग 13। तो चलिए सुनते हैं। गोबर अंधेरे ही मुंह उठा और कोदई से विदा मांगी। सबको मालूम हो गया था कि उसका ब्याह हो चुका है, इसलिए उससे कोई विवाह संबंधी चर्चा नहीं की। उसके शील स्वभाव ने सारे घर को मुग्ध कर लिया था। कोदई की माता को तो उसने ऐसे मीठे शब्दों में और उसके मातृपद की रक्षा करते हुए ऐसा उपदेश दिया कि उसने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था। तुम बड़ी हो माताजी, पूज्य हो। पुत्र माता के ऋण से 100 जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, लाख जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, करोड़ जन्म लेकर भी नहीं। बुढ़िया इस संख्यातीत श्रद्धा पर गदगद हो गई। इसके बाद गोबर ने जो कुछ कहा उसमें बुढ़िया को अपना मंगल ही दिखाई दिया। वैद्य एक बार रोगी को चंगा कर दे, फिर रोगी उसके हाथों विष भी खुशी से पी लेगा। अब जैसे आज ही बहू घर से रूठकर चली गई, तो किसकी हेटी हुई? बहू को कौन जानता है? किसकी लड़की है, किसकी नातिन है, कौन जानता है? संभव है उसका बाप घसियारा ही रहा हो। बुढ़िया ने निश्चयात्मक भाव से कहा, घसियारा तो है ही बेटा, पक्का घसियारा। सवेरे उसका मुंह देख लो तो दिन भर पानी न मिले। गोबर बोला, तो ऐसे आदमी की क्या हंसी हो सकती है? हंसी हुई तुम्हारी और तुम्हारे आदमी की। जिसने पूछा यही पूछा कि किसकी बहू है, फिर वह अभी लड़की है, अबोध, अल्हड़, नीच माता पिता की लड़की है, अच्छी कहाँ से बन जाए? तुमको तो बूढ़े तोते को राम नाम पढ़ाना पड़ेगा। मारने से तो वह पढ़ेगा नहीं, उसे तो सहज स्नेह से ही पढ़ाया जा सकता है। ताड़ना भी दो, लेकिन उसके मुंह मत लगो। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा अपमान होता है। जब गोबर चलने लगा तो बुढ़िया ने खांड और सत्तू मिलाकर उसे खाने को दिया। गांव के और कई आदमी मजूरी की टोह में शहर जा रहे थे। बातचीत में रास्ता कट गया और 9 बजते बजते सब लोग अमीनाबाद के बाजार में जा पहुंचे। गोबर हैरान था, इतने आदमी नगर में कहां से आ गए? आदमी पर आदमी गिरा पड़ता था। उस दिन बाजार में 400-500 मजदूरों से कम न थे। राज और बढ़ई और लोहार और बेलदार और खाट बुनने वाले और टोकरी ढोने वाले और संगतराज सभी जमा हैं। और उसके हाथ तो कोई औजार भी नहीं है। कोई क्या जानेगा कि वह क्या काम कर सकता है? कोई उसे क्यों रखने लगा? बिना औजार के उसे कौन पूछेगा? धीरे धीरे एक एक करके मजदूरों को काम मिलता जा रहा था। कुछ लोग निराश होकर घर लौटे जा रहे थे। अधिकतर वह बूढ़े और निकम्मे बच रहे थे, जिनका कोई पुछत्तर न था, और उन्हीं में गोबर भी था। लेकिन अभी आज उसके पास खाने को है, कोई गम नहीं। सहसा मिर्जा खुर्शेद ने मजदूरों के बीच में आकर ऊंची आवाज से कहा, जिसको 6 आने रोज का काम करना हो वह मेरे साथ आए। सबको 6 आने मिलेंगे, 5 बजे छुट्टी मिलेगी। 10-5 राजों और बढ़इयों को छोड़कर सबके सब उसके साथ चलने को तैयार हो गए। 400 फटे हालों की एक विशाल सेना सज गई। आगे मिर्जा थे, कंधे पर मोटा सोटा रखे हुए। पीछे भुखमरों की लंबी कतार थी, जैसे भेड़े हों। एक बूढ़े ने मिर्जा से पूछा, कौन काम करना है मालिक? मिर्जा ने जो काम बतलाया उस पर सब और भी चकित हो गए। केवल एक कबड्डी खेलना। यह कैसा आदमी है जो कबड्डी के 6 आना रोज दे रहा है? सनकी तो नहीं है कोई? बहुत धन पाकर आदमी सनक ही जाता है। बहुत पढ़ लेने से भी आदमी पागल हो जाते हैं। कुछ लोगों को संदेह होने लगा, कहीं यह कोई मखौल तो नहीं है? यहाँ से घर पर ले जाकर कह दे कोई काम नहीं है, तो कौन इसका क्या कर लेगा? वह चाहे कबड्डी खिलाए, चाहे आंख मिचौनी, चाहे गुल्ली डंडा, मजूरी पेशगी दे दे। ऐसे झक्कड़ आदमी पर क्या भरोसा? गोबर ने डरते जरते कहा, मालिक, हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, पैसे मिल जाएं तो कुछ लेकर खा लूं।
मिर्जा ने झट से 6 आने उसके हाथ में रख दिए और ललकार कर बोले, मजूरी सबको चलते चलते पेशगी दे दी जाएगी, इसकी चिंता मत करो। मिर्जा साहब ने शहर के बाहर थोड़ी सी जमीन ले रखी थी। मजदूरों ने जाकर देखा तो एक बड़ा अहाता घिरा हुआ था और उसके अंदर केवल एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी, जिसमें 3-4 कुर्सियां थी, एक मेज, थोड़ी सी किताबें मेज पर रखी हुई थी। झोपड़ी बेलों और लताओं से ढकी हुई बहुत सुंदर लगती थी। अहाते में एक तरफ आम और नींबू और अमरूद के पेड़ लगे हुए थे, दूसरी तरफ कुछ फूल। बड़ा हिस्सा पड़ती था। मिर्जा ने सबको कतार में खड़ा करके मजूरी बांट दी। अब किसी को उनके पागलपन में संदेह न रहा। गोबर पैसे पहले ही पा चुका था। मिर्जा ने उसे बुलाकर पौधे सींचने का काम सौंपा। उसे कबड्डी खेलने को न मिलेगी, मन में ऐंठ कर रह गया। इन बुड्ढों को उठा उठा कर पटकता, लेकिन कोई परवाह नहीं। बहुत कबड्डी खेल चुका है, पैसे तो पूरे मिल गए। आज युगों के बाद इन जराग्रस्तों को कबड्डी खेलने का सौभाग्य मिला। अधिकतर तो ऐसे थे जिन्हें याद भी न आता था कि कभी कबड्डी खेली है या नहीं। दिन भर शहर में पिसते थे, पहर रात गए घर पहुंचते थे और जो कुछ रूखा मिल जाता था खाकर पड़े रहते थे। प्रातः काल फिर वही चरखा शुरू हो जाता था। जीवन निरस निरानंद केवल एक ढर्रा मात्र हो गया था। अब जो यह अवसर मिला तो बूढ़े भी जवान हो गए। अधमरे बूढ़े, ठठरियां लिए, मुंह में दांत न पेट में आंत, जांघ के ऊपर धोतियां या तहमद चढ़ाए ताल ठोंक ठोंक कर उछल रहे थे, मानो उन बूढ़ी हड्डियों में जवानी धस पड़ी हो। चटपट पाली बन गई, दो नायक बन गए। गोइयों का चुनाव होने लगा और 12 बजते खेल शुरू हो गया। जाड़ों की ठंडी धूप ऐसी क्रीड़ाओं के लिए आदर्श ऋतु है। इस अहाते के फाटक पर मिर्जा साहब तमाशियों को टिकट बांट रहे थे। उन पर इस तरह कोई न कोई सनक हमेशा सवार रहती थी। अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को बांट देना, इस बूढ़ी कबड्डी का विज्ञापन कई दिनों से हो रहा था। बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए थे, नोटिस बांटे गए थे। यह खेल अपने ढंग का निराला होगा, बिल्कुल अभूतपूर्व। भारत के बूढ़े आज भी कैसे पौधे हैं। जिन्हें यह देखना हो आए और अपनी आंखें तृप्त कर लें। जिसने यह तमाशा न देखा वह पछताएगा। ऐसा सो अवसर फिर न मिलेगा। टिकट 10 रुपए से लेकर 2 आने तक के थे। 3 बजते बजते सारा अहाता भर गया। मोटरों और फिटरों का तांता लगा हुआ था। 2000 से कम भीड़ न थी। रईसों के लिए कुर्सियों और बेंचों का इंतजाम था, साधारण जनता के लिए साफ सुथरी जमीन। मिस मालती, मेहता, खन्ना, तंखा और राय साहब सभी विराजमान थे। खेल शुरू हुआ तो मिर्जा ने मेहता से कहा, आइए डॉक्टर साहब, एक गोई हमारी और आपकी हो जाए। मिस मालती बोली, फिलोसफर का जोड़ा फिलोसफर से ही हो सकता है। मिर्जा ने मूंछों पर ताव देकर कहा, तो क्या आप समझती हैं मैं फिलोसफर नहीं हूँ? मेरे पास पुछल्ला ही है, लेकिन हूँ मैं फिलोसफर। आप मेरा इम्तिहान ले सकते हैं मेहता जी। मालती ने पूछा, अच्छा बताइए, आप आइडियलिस्ट हैं या मेरिटियलिस्ट? मैं दोनों हूँ। यह क्यों कर? बहुत अच्छी तरह है। जब जैसा मौका देखा वैसे बन गया। तो आपका अपना कोई निश्चय नहीं है? जिस बात का आज तक कभी निश्चय न हुआ और न कभी होगा, उसका निश्चय मैं भला क्या कर सकता हूँ? और लोग आंखें फोड़कर और किताबें चाट कर जिस नतीजे पर पहुंचते हैं, वहां मैं यूं ही पहुंच गया। आप बता सकती हैं, किसी फिलोसफर ने अकली गद्दे लड़ाने के सिवाय और कुछ किया है? डॉक्टर मेहता ने अचकन के बटन खोलते हुए कहा, तो चलिए हमारी और आपकी हो ही जाए। और कोई माने या न माने, मैं आपको फिलोसफर मानता हूँ। मिर्जा ने खन्ना से पूछा, आपके लिए भी कोई जोड़ ठीक करूं? मालती ने पुचारा दिया, हाँ हाँ, इन्हें जरूर ले जाइए मिस्टर तनखा के साथ। खन्ना झेपते हुए बोले, जी नहीं, मुझे क्षमा कीजिए,
मिर्जा ने राय साहब से पूछा, आपके लिए कोई जोड़ लाऊं? राय साहब बोले, मेरा जोड़ तो ओंकारनाथ का है, मगर वह आज नजर ही नहीं आते। मिर्जा और मेहता भी नंगी देह केवल जांघिया पहने हुए मैदान में पहुंच गए। एक इधर दूसरा उधर, खेल शुरू हो गया। जनता बूढ़े कोलेलों पर हंसती थी, तालियां बजाती थी, गालियां देती थी, ललकारती थी, बाजियां लगाती थी। वाह, जरा इन बूढ़े बाबा को देखो, किस शान से जा रहे हैं, जैसे सबको मारकर ही लौटेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ से भी उन्हीं के बड़े भाई निकले। दोनों कैसे पैंतरे बदल रहे हैं। इन हड्डियों में अभी बहुत जान है। इन लोगों ने जितना घी खाया है उतना अब हमें पानी भी मयसर नहीं। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है, होता होगा। हम तो यही देखते हैं कि इन बुड्ढों जैसे जीवट के जवान भी आज मुश्किल से निकलेंगे। वह उधर वाले बुड्ढे ने इसे दबोच लिया। बेचारा छूट निकलने के लिए कितना जोर मार रहा है, मगर अब नहीं जा सकते बच्चा। एक को तीन लिपट गए। इस तरह लोग अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे थे। उनका सारा ध्यान मैदान की ओर था। खिलाड़ियों के आघात प्रतिघात, उछल कूद, धरपकड़ और उनके मरने जीने में तन्मय हो रहे थे। कभी चारों तरफ से कहे पड़ते, कभी कोई अन्याय या धांधली देखकर छोड़ दो का गुल मचाते। कुछ लोग तैस में आकर पाली की तरफ दौड़ते, लेकिन जो थोड़े से सज्जन सामियाने में ऊंचे दर्जे के टिकट लेकर बैठे थे, उन्हें इस खेल में विशेष आनंद न मिल रहा था। वे इससे अधिक महत्व की बातें कर रहे थे। खन्ना ने जिंजर का ग्लास खाली करके सिगार सुलगाया और राय साहब से बोले, मैंने आपसे कह दिया, बैंक इससे सूद पर किसी तरह राजी न होगा, और यह रियायत भी मैंने आपके साथ की है, क्योंकि आपके साथ घर का मुआमला है। राय साहब ने मूंछों में मुस्कुराहट को लपेटकर कहा, आपकी नीति में घर वालों को ही उल्टे छुरे से हलाल करना चाहिए। यह आप क्या फरमा रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। सूर्य प्रताप सिंह से आपने केवल 7% लिया है, मुझसे 9% मांग रहे हैं और उस पर एहसान भी रखते हैं। क्यों न हो, खन्ना ने कहा मारा, मानो यह हंसने के ही योग्य था। उन शर्तों पर मैं आपसे भी वही सूद ले लूंगा। हमने उनकी जायदाद रेहन पर ली है और शायद यह जायदाद फिर उनके हाथ न जाएगी। मैं अपनी कोई जायदाद निकाल दूंगा। 9% देने से यह कहीं अच्छा है कि फालतू जायदाद अलग कर दूं। मेरी जैक्सन रोड वाली कोठी आप निकलवा दें, कमीशन ले लीजिएगा। उस कोठी का सुबीते से निकलना जरा मुश्किल है। आप जानते हैं वह जगह बस्ती से कितनी दूर है, मगर खैर देखूंगा। आप उसकी कीमत का क्या अंदाजा करते हैं? राय साहब ने 1,25,000 बताए। 15 बीघे जमीन भी तो है उसके साथ। खन्ना स्तंभित हो गए, बोले, आप आज के 15 साल पहले का स्वप्न देख रहे हैं राय साहब। आपको मालूम होना चाहिए कि इधर जायदादों के मूल्य में 50% की कमी हो गई है। राय साहब ने बुरा मानकर कहा, जी नहीं, 15 साल पहले उसकी कीमत 1.5 लाख थी। मैं खरीदार की तलाश में रहूंगा, मगर मेरा कमीशन 5% होगा आपसे, औरों से शायद 10% हो। क्यों, क्या करोगे इतने रुपए लेकर? आप जो चाहें दे दीजिएगा। अब तो राजी हुए। शुगर के हिस्से अभी तक आपने न खरीदे, अब बहुत थोड़े से हिस्से बच रहे हैं, हाथ मलते रह जाइएगा। इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आपने न ली। आप में टाल मटोल की बुरी आदत है। जब अपने लाभ की बातों का इतना टाल मटोल है, तब दूसरों को आप लोगों से क्या लाभ हो सकता है? इसी से कहते हैं रियासत आदमी की अक्ल चढ़ जाती है। मेरा बस चले तो मैं ताल्लुकेदारी की रियासतें जब्त कर लूं। मिस्टर तनखा मालती पर जाल फेंक रहे थे। मालती ने साफ कह दिया था कि वह इलेक्शन के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, पर तनखा इतनी आसानी से हार मानने वाले व्यक्ति न थे।
आकर कोहनियों के बल मेज पर टिक कर बोले, आप जरा उस मामले पर फिर विचार करें। मैं कहता हूँ ऐसा मौका शायद आपको फिर न मिले। रानी साहब, चंदा को आपके मुकाबले में रुपए में एक आना भी चांस नहीं है। मेरी इच्छा केवल यह है कि काउंसिल में ऐसे लोग जाएं जिन्होंने जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किया है और जनता की कुछ सेवा की है। जिस महिला ने भोग विलास के सिवा कुछ जाना ही नहीं, जिसने जनता को हमेशा अपनी कार का पेट्रोल समझा, जिसकी सबसे मूल्यवान सेवा वे पार्टियां हैं जो वह गवर्नरों और सेक्रेटरियों को दिया करती हैं, उनके लिए इस काउंसिल में स्थान नहीं है। नई काउंसिल में बहुत कुछ अधिकार प्रतिनिधियों के हाथ में होगा और मैं नहीं चाहता कि वह अधिकार अनाधिकारियों के हाथ में जाए। मालती ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन साहब, मेरे पास 10-20 हजार इलेक्शन पर खर्च करने के लिए कहाँ है। रानी साहब तो 2-4 लाख रुपए खर्च कर सकती हैं। मुझे भी साल में 1500 रुपए उनसे मिल जाते हैं। यह रकम भी हाथ से निकल जाएगी। पहले आप यह बता दें कि आप जाना चाहती हैं या नहीं। जाना तो चाहती हूँ, मगर फ्री पास मिल जाए तो यह मेरा जिम्मा रहा। आपको फ्री पास मिल जाएगा। जी नहीं, क्षमा कीजिए, मैं हार की जिल्लत नहीं उठाना चाहती। जब रानी साहब रुपए की थैलियां खोल देंगी और एक एक वोट पर एक एक असरफी चढ़ने लगेगी तो शायद आप भी उधर वोट देंगे। आपके ख्याल में इलेक्शन महज रुपए से जीता जा सकता है? जी नहीं, व्यक्ति भी एक चीज है। लेकिन मैंने केवल एक बार जेल जाने के सिवा और क्या जनसेवा की है? और सच पूछिए तो उस बार भी मैं अपने मतलब से ही गई थी, उसी तरह जैसे राय साहब और खन्ना गए थे। इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा और कुल और जाति सब धन के सामने हेच है। कभी कभी इतिहास में ऐसे अवसर आ जाते हैं जब धन को आंदोलन के सामने नीचा देखना पड़ता है, मगर इसे अपवाद समझिए। मैं अपनी ही बात कहती हूँ। कोई गरीब औरत दवाखाने में आ जाती है तो घंटों उससे बोलती तक नहीं, पर कोई महिला कार पर आ गई तो द्वार तक जाकर उसका स्वागत करती हूँ और उसकी ऐसी उपासना करती हूँ मानो साक्षात देवी है। मेरा और रानी साहब का कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह के काउंसिल बन रहे हैं उसके लिए रानी साहब ही ज्यादा उपयुक्त हैं। उधर मैदान में मेहता की टीम कमजोर पड़ती जाती थी। आधे से ज्यादा खिलाड़ी मर चुके थे। मेहता ने अपने जीवन में कभी कबड्डी न खेली थी। मिर्जा इस फन के उस्ताद थे। मेहता की तातीलें अभिनय के अभ्यास में करती थी। रूप भरने में वह अच्छे अच्छे को चकित कर देते थे और मिर्जा के लिए सारी दिलचस्पी अखाड़े में थी, पहलवानों के भी परियों के भी। मालती का ध्यान उधर ही लगा हुआ था। उठकर राय साहब से बोली, मेहता की पार्टी तो बुरी तरह पिट रही है। राय साहब और खन्ना में इंश्योरेंस की बातें हो रही थी। राय साहब उस प्रसंग से उबे हुए मालूम होते थे। मालती ने मानो उन्हें एक बंधन से मुक्त कर दिया। उठकर बोले, जी हाँ, पिट तो रही है। मिर्जा पक्का खिलाड़ी है। मेहता को यह क्या सनक सूझी, व्यर्थ अपनी भद करा रहे हैं। इससे काहे की भद, दिल लगी ही तो है। मेहता की तरफ से जो बाहर निकलता है वही मर जाता है। एक क्षण के बाद उसने पूछा, क्या इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना को शरारत सूझी। बोले, आप चले थे मिर्जा से मुकाबला करने, समझते थे यह भी फिलॉसफी है। मैं पूछती हूँ, इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना को शरारत सूझी। बोले, आप चले थे मिर्जा से मुकाबला करने, समझते थे यह भी फिलॉसफी है। मैं पूछती हूँ, इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना ने फिर चिढ़ाया, अब खेल ही खत्म हुआ जाता है, मजा आएगा तब, जब मिर्जा मेहता को दबोच कर रगड़ेंगे और मेहता साहब ची बोलेंगे। मैं तुमसे नहीं पूछती, राय साहब से पूछती हूँ। राय साहब बोले, इस खेल में हाफ टाइम? एक ही एक आदमी तो सामने आता है।
अच्छा, मेहता का एक और आदमी मर गया। खन्ना बोले, आप देखती रहिए, इस तरह सब मर जाएंगे और आखिर में मेहता साहब भी मरेंगे। मालती जल उठी। आपकी हिम्मत न पड़ी बाहर निकलने की? मैं गंवारों के खेल में नहीं खेलता, मेरे लिए टेनिस है। टेनिस में भी मैं तुम्हें सैकड़ों गेम दे चुकी हूँ। आपसे जीतने का दावा ही कब है? अगर दावा हो तो मैं तैयार हूँ। मालती उन्हें फटकार कर बताकर फिर अपनी जगह पर आ बैठी। किसी को मेहता से हमदर्दी नहीं है। कोई यह नहीं कहता कि अब खेल खत्म कर दिया जाए। मेहता भी अजीब बुद्धू आदमी है। कुछ धांधली क्यों नहीं कर बैठते? यहाँ अपनी न्यायप्रियता दिखा रहे हैं। अभी हार कर लौटेंगे तो चारों तरफ से तालियां पड़ेंगी। अब शायद 20 आदमी उनकी तरफ और होंगे और लोग कितने खुश हो रहे हैं। ज्यों-ज्यों अंत समीप आता जाता था, लोग अधीर होते जाते थे और पाली की तरफ बढ़ते जाते थे। रस्सी का जो एक कटघरा सा बनाया गया था, वह तोड़ दिया गया। स्वयं सेवक रोकने की चेष्टा कर रहे थे, पर उस उत्सुकता के उन्माद में उनकी एक न चलती थी। यहाँ तक कि ज्वार अंतिम बिंदु तक आ पहुंचा और मेहता अकेले बच गए और अब उन्हें गूंगे का पाठ खेलना पड़ेगा। अब सारा दार मदार उन्हीं पर है। अगर वह बचकर अपनी पाली लौट आते हैं तो उनका पक्ष बचता है। नहीं, हार का सारा अपमान और लज्जा लिए हुए उन्हें लौटना पड़ता है। वह दूसरे पक्ष के जितने आदमियों को छूकर अपनी पाली में आएंगे, वह सब मर जाएंगे और उतने ही आदमी उनकी तरफ जी उठेंगे। सबकी आंखें मेहता की ओर लगी हुई थी। वह मेहता चले। जनता ने चारों ओर से आकर पाली को घेर लिया। तन्मयता अपनी पराकाष्ठा पर थी। मेहता कितने शांत भाव से शत्रुओं की ओर जा रहे हैं। उनकी प्रत्येक गति जनता पर प्रतिबिंबित हो जाती है। किसी की गर्दन टेढ़ी हुई जाती है, कोई आगे को झुक पड़ता है। वातावरण गर्म हो गया। पाला ज्वाला बिंदु पर आ पहुंचा है। मेहता शत्रु दल में घुसे। दल पीछे हटता जाता है। उनका संगठन इतना दृढ़ है कि मेहता की पकड़ या स्पर्श में कोई नहीं आ रहा है। बहुतों को आशा थी कि मेहता कम से कम अपने पक्ष के 10-5 आदमियों को तो जिला ही लेंगे। वे निराश होते जा रहे हैं। सहसा मिर्जा एक छलांग मारते हैं और मेहता की कमर पकड़ लेते हैं। मेहता अपने को छुड़ाने के लिए जोर मार रहे हैं। मिर्जा को पाली की तरफ खींचे लिए जा रहे हैं। लोग उन्मत्त हो जाते हैं। अब इसका पता चलना मुश्किल है कि कौन खिलाड़ी है, कौन तमाशाई है। सब एक गड़बड़ हो गए हैं। मिर्जा और मेहता में मल्ल युद्ध हो रहा है। मिर्जा के कई बुड्ढे मेहता की तरफ लपके और उनसे लिपट गए। मेहता जमीन पर चुपचाप पड़े हुए हैं। अगर वह किसी तरह खींच खांच कर 2 हाथ और ले जाएं, तो उनके 50 आदमी जी उठते हैं, मगर वह 1 इंच भी नहीं खिसक सकते। मिर्जा उनकी गर्दन पर बैठे हुए हैं। मेहता का मुख लाल हो रहा है। आंखें बीर बहुटी बनी हुई हैं। पसीना टपक रहा है और मिर्जा अपने स्थूल शरीर का भार लिए उनकी पीठ पर हुमच रहे हैं। मालती ने समीप जाकर उत्तेजित स्वर में कहा, मिर्जा खुर्शीद, यह फेयर नहीं है। बाजी डरान रही। खुर्शीद ने मेहता की गर्दन पर एक धस्सा लगाकर कहा, जब तक यह ची न बोलेंगे मैं हरगिज न छोड़ूंगा। क्यों नहीं ची बोलते? मालती और आगे बढ़ी। ची बुलाने के लिए आप इतनी जबरदस्ती नहीं कर सकते। मिर्जा ने मेहता की पीठ पर हुमच कर कहा, बेशक कर सकता हूँ। आप इनसे कह दें ची बोले, मैं अभी उठा जाता हूँ। मेहता ने एक बार फिर उठने की चेष्टा की, पर मिर्जा ने उनकी गर्दन दबा दी। मालती ने उनका हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश करके कहा, यह खेल नहीं, अदावत है। अदावत ही सही, आप न छोड़ेंगे? उसी वक्त जैसे कोई भूकंप आ गया। मिर्जा साहब जमीन पर पड़े हुए थे और मेहता दौड़े हुए पाली की ओर भागे जा रहे थे और हजारों आदमी पागलों की तरह टोपियां और पगड़ियां और छड़ियां उछाल रहे थे। कैसे यह काया पलट हुई, कोई समझ न सका। मिर्जा ने मेहता को गोद में उठा लिया और लिए हुए सामियाने तक आए। प्रत्येक मुख पर यह शब्द थे,
डॉक्टर साहब ने बाजी मार ली और प्रत्येक आदमी इस हारी हुई बाजी के एक बार की पलट जाने पर विस्मित था। सभी मेहता के जीवट और धैर्य का बखान कर रहे थे। मजदूरों के लिए पहले से नारंगियां मंगा ली गई थी। उन्हें एक एक नारंगी देकर विदा किया गया। सामियाने में मेहमानों के चाय पानी का आयोजन था। मेहता और मिर्जा एक ही मेज पर आमने सामने बैठे। मालती मेहता की बगल में बैठी। मेहता ने कहा, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ। महिला की सहानुभूति हार को जीत बना सकती है। मिर्जा ने मालती की ओर देखा। अच्छा, यह बात थी। जब ही तो मुझे हैरत हो रही थी कि आप एकाएक कैसे ऊपर आ गए। मालती शर्म से लाल हुई जाती थी। बोली, आप बड़े बेमुरवत आदमी हैं मिर्जा जी, मुझे आज मालूम हुआ। कसूर इनका था। यह क्यों ची नहीं बोलते थे? मैं तो ची न बोलता, चाहे आप मेरी जान ही ले लेते। कुछ देर मित्रों में गपशप होती रही। फिर धन्यवाद के और मुबारकबाद के भाषण हुए और मेहमान लोग विदा हुए। मालती को भी एक विजिट करनी थी, वह भी चली गई। केवल मेहता और मिर्जा रह गए। उन्हें अभी स्नान करना था। मिट्टी से सने हुए थे, कपड़े कैसे पहनते? गोबर पानी खींच लाया और दोनों दोस्त नहाने लगे। मिर्जा ने पूछा, शादी कब तक होगी? मेहता ने अचंभे में आकर पूछा, किसकी? आपकी। मेरी शादी किसके साथ हो रही है? वाह, आप तो ऐसे उड़ रहे हैं गोया यह भी छिपाने की बात है। नहीं नहीं, मैं सच कहता हूँ, मुझे बिल्कुल खबर नहीं है। क्या मेरी शादी होने जा रही है? और आप क्या समझते हैं? मिस मालती आपकी कंपेनियन बनकर रहेंगी? मेहता गंभीर भाव से बोले। आपका ख्याल बिल्कुल गलत है मिर्जा जी। मिस मालती हसीन हैं, खुशमिजाज हैं, समझदार हैं, रोशन ख्याल हैं और भी उनमें कितनी खूबियां हैं। लेकिन मैं अपनी जीवन संगिनी में जो बात देखना चाहता हूँ वह उनमें नहीं है और न शायद हो सकती है। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजबानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत ही से क्यों इतनी आशा करता है? मर्द में वह सामर्थ्य ही नहीं है। वह अपने को मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा। वह किसी खोह में जा बैठेगा और सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझकर कि वह ज्ञान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाती है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर। जो सर्वांश में स्त्री हो, मालती ने अभी तक मुझे आकर्षित नहीं किया। मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नजरों में क्या है? संसार में जो कुछ समुंदर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ। मैं उससे यह आशा रखता हूँ कि उसे मार ही डालूं तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें न आए। अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री को प्यार करूं तो भी उसकी ईर्ष्या न जगे। ऐसी स्त्री पाकर मैं उसके चरणों में गिर पड़ूंगा और उस पर अपने को अर्पण कर दूंगा। मिर्जा ने सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत आपको इस दुनिया में तो शायद ही मिले। मेहता ने हाथ मारकर कहा, एक नहीं हजारों, वरना दुनिया वीरान हो जाती। ऐसी एक ही मिसाल दीजिए, मिसेज खन्ना को ही लीजिए। लेकिन खन्ना खन्ना अभागे हैं जो हीरा पाकर कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। सोचिए कितना त्याग है और उसके साथ ही कितना प्रेम है। खन्ना के रूपासक्त मन में शायद उसके लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। लेकिन आज खन्ना पर कोई आफत आ जाए तो वह अपने को उस पर न्यौछावर कर देगी। खन्ना आज अंधे या कोढ़ी हो जाएं तो भी उसकी वफादारी में फर्क न आएगा। अभी खन्ना उसकी कद्र नहीं कर सकते हैं, मगर आप देखेंगे एक दिन यही खन्ना उसके चरण धो धो कर पिएंगे। मैं ऐसी बीबी नहीं चाहता।
जिससे मैं आइंस्टीन के सिद्धांत पर बहस कर सकूं या जो मेरी रचनाओं के प्रूफ देखा करे। मैं ऐसी औरत चाहता हूँ जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दे, अपने प्रेम और त्याग से। खुर्शीद ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जैसे कोई भूली हुई बात याद करके कहा, आपका ख्याल बहुत ठीक है मिस्टर मेहता। ऐसी औरत अगर कहीं मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मिले। मेहता ने हंसकर कहा, आप भी तलाश में रहिए, मैं भी तलाश में हूँ। शायद तकदीर जागे। मगर मिस मालती आपको छोड़ने वाली नहीं। कहिए, लिख दूं? ऐसी औरत से मैं केवल मनोरंजन कर सकता हूँ, ब्याह नहीं। ब्याह तो आत्मसमर्पण है। अगर ब्याह आत्मसमर्पण है तो प्रेम क्या है? प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उससे पहले अय्यासी है। मेहता ने कपड़े पहने और विदा हो गए। शाम हो गई थी। मिर्जा ने जाकर देखा तो गोबर अभी तक पेड़ों को सींच रहा था। मिर्जा ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ, अब तुम्हारी छुट्टी है, कल फिर आओगे? गोबर ने कातर भाव से कहा, मैं कहीं नौकरी चाहता हूँ मालिक। नौकरी करना है तो हम तुझे रख लेंगे। कितना मिलेगा हुजूर? जितना तू मांगे। मैं क्या मांगू? आप जो चाहे दे दें। हम तुम्हें 15 रुपए देंगे और खूब कसकर काम लेंगे। गोबर मेहनत से नहीं डरता। उसे रुपए मिले तो वह आठों पहर काम करने को तैयार है। 15 रुपए मिले तो क्या पूछना, वह तो प्राण भी दे देगा। बोला, मेरे लिए कोठरी मिल जाए, वहीं पड़ा रहूंगा। हाँ हाँ, जगह का इंतजाम मैं कर दूंगा। इसी झोपड़ी में एक किनारे तुम भी पड़े रहना। गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया। 13वां भाग यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं 14वें भाग में।